हेलो क्लास 7, यू ऑल आर वेलकम इन योर साइंस क्लास। आप सभी का आपकी विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ 7 जंतुओं और पादपों में परिवहन। आज हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे एनिमल्स एंड प्लांट्स में। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या सोचना है कि सांस लेने पर ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में प्रवेश करती है, अंततः जाती कहाँ है? पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो सांस लेने पर ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में प्रवेश तो करती है, लेकिन वो जाती कहाँ है? तो ये ऑक्सीजन फेफड़ों की दीवार में स्थित रक्त, इससे फेफड़ों जो हमारे लंग्स है उसमें क्या है, हमारे लंग्स में स्थित रक्त जो वेन्स होती है ना, आर्टरीज और वेन्स होती है, उनमें वो प्रवाह करने लगती है। रक्त वाहिनियों में उपस्थित रक्त द्वारा अवशोषित होकर शरीर के प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचाई जाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सभी कोशिकाओं में भोजन का जारण होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, जो पुनः रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है। प्रत्येक जैविक शरीर में पदार्थ का परिवहन अति महत्वपूर्ण क्रिया है, ताकि सभी कोशिकाओं को उचित भाग प्राप्त हो सके। यह तभी संभव है जब जीव के शरीर के विभिन्न अंग तंत्र सुचारू रूप से कार्य करें। चलिए अब हम पढ़ते हैं जंतुओं में पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक जटिल बहुकोशिकाओं जीवों में आंतरिक परिवहन हेतु एक निश्चित तंत्र होता है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित मुख्य परिवहन तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इस पाठ में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। पिछले पाठ में हमने क्या पढ़ा था? रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे कि कैसे हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूअसली सर्कुलेशन होता रहता है। किसका सर्कुलेशन होता रहता है? रक्त का, ब्लड का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली होता रहता है। परिसंचरण तंत्र परिवहन तंत्र है जो रक्त की सहायता से उसमें घुले हुए विभिन्न पदार्थों को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। एक वयस्क मानव शरीर में करीब 5.5 लीटर रक्त होता है, जो परिसंचरण तंत्र के निर्माण में माध्यम प्रदान करता है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है ताकि यह शरीर को बनाने वाली सभी कोशिकाओं तक पहुंच सके। मानव परिसंचरण तथा तंत्र में हृदय, धमनी, शिरा एवं वाहिनियों का जटिल जाल है, एक नेटवर्क है। उसमें क्या क्या है? उसमें हृदय है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? whenever we talk about circulatory system, सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों कौन सा ऑर्गन है? हमारा हृदय है, हमारी धमनी है, शिरा है, आर्टरीज और वेन्स है, और हमारी क्या है? वही नियो है। ठीक है। जटिल जाल का ये क्या है? ये एक नेटवर्क है। ये आप देख सकते हैं बच्चों, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र, ये आप देख सकते हैं, ये हार्ट है और हार्ट के पास आप देख सकते हैं बहुत सारे नेटवर्क बने हैं। एक लाल रंग का है और एक आपका क्या है? एक तो नीले रंग का है, जिसके बारे में अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये देखिए, ये मनुष्य का हृदय है। हम जैसे हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, हम कहते हैं ना ये हार्ट है, तो ये हार्ट ऐसा नहीं होता है। हमारा हार्ट आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारा हार्ट जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं डिटेल में। मनुष्य का हृदय क्या है? एक मांसल गुलाबी रंग की तिकोना आकार पेशीय रचना है, जो वक्ष गुहा में थोड़ा सा बाईं ओर स्थित है। मानव हृदय में 4 कोष्ठ या कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। हृदय का प्रत्येक भाग जो है वो 2 कक्षों में बटा है। ऊपर के कक्षों की दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती हैं तथा ये कोष्ठ अलिंद कहलाते हैं, और जो निचली कोष्ठों की दीवारें मोटी होती हैं और इन्हें निलय कहा जाता है। हृदय का जो दायां भाग है अर्थात दायां अलिंद एवं निलय संपूर्ण शरीर से कार्बन जो डाइऑक्साइड है उसको युक्त रक्त को प्राप्त करता है और फेफड़ों में भेजता है। ठीक है, इसका बायां भाग अर्थात आलिंद एवं निलय फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है और शरीर के संपूर्ण भागों में भेजता है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या होता है,
दो पार्ट होता है ना, एक आप ये देख सकते हैं जैसे सांस लिया किसी मनुष्य ने, वो लंग्स में गया, उसके फेफड़े में गया, फेफड़े से भी बहुत सारे आर्टरीज वेन्स कनेक्टेड हैं, तो जितने ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो पूरे बॉडी में सभी सेल्स के पास पहुंचा दिए जाते हैं ताकि सभी सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाए और सभी सेल्स को क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिच रहता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, दूसरी चीज हमारी क्या होती है, हमारी जो दूसरी आप देख सकते हैं एक नीले रंग की है और एक लाल रंग की। तो लाल रंग की हमारी वो है बच्चों रक्त परिसंचरण है। वो क्या करते हैं, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, CO2 होते हैं हमारे खून में, वो फिर से वापस लंग्स मिला के फिर से हमारे नोज के थ्रू हम उसे क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को प्राप्त करता है, ठीक है, और फेफड़े में भेजता है। कौन सा भाग, दायां भाग, दायां आलिंद, ठीक है। इसका बायां भाग अर्थात आलिंद एवं निलय फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है और शरीर के संपूर्ण भागों में भेजता है। हृदय के दायां व बायां भाग एक विभाजक द्वारा, एक बच्चों का पार्टीशन है, अलग रहते हैं और हृदय में लगे कपाटों रक्त को हमेशा एक दिशा में प्रवाहित होने में मदद करती है। प्रत्येक भाग के आलिंद उसी भाग के निलय से एक छिद्र द्वारा संयुक्त रहते हैं जिस पर कपाटे लगी होती है। या कपाटे जो है आलिंद से निलय में रक्त को आने तो देती हैं लेकिन किंतु उसमें वापस नहीं जाने देती हैं। और इस प्रकार हृदय में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है समृद्ध रक्त कभी भी नहीं मिलता है, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये रोचक तत्व आपको दिया गया है। मानव हृदय का वजन कितना होता है, 225 ग्राम टू 340 ग्राम होता है। यानी कि जो मानव हृदय है उसका बच्चों वो एक मुट्ठी के बराबर उसका शेप होता है। और यह 24 घंटे में करीब कितनी बार धड़कता है, 24 घंटे में ये कितनी बार ब्लड पंप करता है, 16,360 बार, ठीक है। हृदय स्पंदन या धड़कन, हार्ट पल्सेशन और बीटिंग। ये देखिए बच्चों, ये आपको एक मैप दिया गया है ताकि आप अच्छे से हार्ट के सर्कुलेशन को समझ पाएं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे फेफड़े हैं, इसमें क्या है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है। अब वो बाय आलिंद में जाएगा, बाय निलय में होगा, फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त है, शरीर के सभी अंगों में जाएगा। अब सभी अंग के पास चला गया, सभी अंग से जितने कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होते हैं वो दाया आलिंद में जाते हैं, फिर दाया निलय में जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है वो फिर से फेफड़े में जाते हैं, उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं, वो नाक के थ्रू हम CO2 जो है वो रिलीज कर देते हैं। हृदय के कोष्ठकों की दीवारें या भित्तियां मांसपेशियों से बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध संकुचन एवं उसके बाद देने वाली विश्रांति मिलकर एक हृदय स्पंदन कहलाता है। एक बच्चे, जो छोटा बच्चा होता है, बच्चे में प्रति मिनट 90 से 100 बार तक हृदय जो है स्पंदन होता है। एक व्यास में हृदय स्पंदन प्रति मिनट 70 से 72 बार होता है और यह कोई अतिरिक्त कार्य करते समय बढ़ जाता है, जैसे कि जब दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, तैरते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं आदि। हृदय की धड़कनों स्टेथोस्कोप नामक उपकरण की सहायता से सुन सकते हैं। जो डॉक्टर हमेशा अपना आला नहीं लगा रहते, बस स्टेथोस्कोप लगा रहते हैं, उससे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारी धड़कन ही चेक करते हैं। आप प्राय देखते हैं कि चिकित्सक आपकी कलाई पकड़कर आपके हृदय स्पंदनों की गिनती कर लेते हैं। वास्तव में वह आपकी कलाई में शिरा से होकर बहने वाले रक्त के प्रभाव के दबाव का अनुभव करके स्पंदनों नब्जों का अवलोकन करते हैं। अब बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं रक्त के बारे में, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में रक्त का ही प्रवाह होता है। रक्त एक संयोजी उत्सूचक है जो संपूर्ण शरीर में बहता रहता है और यह जीव शरीर के अंदर एक माध्यम प्रदान करता है, शरीर के अंदर एक माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा पोषक तत्व, महत्वपूर्ण गैसों, जल एवं व्याप्त पदार्थ उत्पादों का परिवहन होता है। रक्त में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, पट्ट टिकाणु एवं प्लाज्मा सम्मिलित रहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं, यहाँ हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है, उसमें क्या होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। या हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन का
ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं या सूक्ष्म जीवी के संक्रमण से होने वाले रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। एक हमारा होता है रेड ब्लड कार्पुसल्स और दोबारा हमारा क्या होता है WBC, दूसरा होता है बच्चों व्हाइट ब्लड कार्पुसल्स। ओके ना, पट्टिकाणु या रुधिर प्लेटलेट, यह रक्त स्राव होने पर रक्त के बहाव को क्या करती है, रोकने व रक्त के थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनने में मदद करती है। प्लाज्मा या तरल माध्यम है जो पचे हुए भोजन तथा जैविक व्यात उत्पादों के परिवहन में सहायता करता है। अब हम ब्लड के फंक्शंस को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, यह शरीर के तापमान को नियमित करता है, यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ताकि अत्यधिक रक्त स्राव होने से रुक सके। यह भोजन और ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक लाता है, यह हार्मोन एवं कई अन्य पदार्थों का परिवहन करता है या उत्सर्जन हेतु व्यर्थ पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है और यह कीटाणु को नष्ट करके शरीर को संक्रमित होने से बचाता है। अब हमारे पास है ब्लड वेसल्स। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाने तथा हृदय में वापस लाने के लिए वाहिनियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनियां या रुधिर वाहिनियां बोलते हैं। और ये 3 प्रकार की होती है, धमनियां, शिराएं एवं कोशिकाएं। चलिए पढ़ते हैं। ये धमनियां क्या होती हैं, ये लाल रंग की होती हैं। कैसी होती हैं, गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, यानी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। इनकी दीवारें मोटी होती हैं व लचीली होती हैं क्योंकि इनमें रक्त का जो दबाव है वो ज्यादा होता है। शिराएं क्या होती है, जस्ट इसके अपोजिट, इसमें क्या होता है, ये हरे नीले रंग की दिखाई देती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाती है और इनकी दीवारें अपेक्षाकृत कैसी होती है, पतली होती हैं, कम लचीली होती हैं। इनकी भीतरी दीवार पर कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। नेक्स्ट आपका है बच्चों कोशिकाएं, यानी कि हमारी बॉडी सेल्स शरीर के विभिन्न अंगों तथा रक्त पहुंचाने तथा वापस लाने के लिए क्रमशः धमनियों तथा शिराओं ऊतकों में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। रक्त परिसंचरण के प्रकार। अब हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ। चलिए सबसे पहले है फुसफुसीय परिसंचरण। ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं आलिंद से निलय में प्रवेश करता है जहां उसे फुसफुसीय धमनी की ओर पंप कर दिया जाता है। इस धमनी से होकर रक्त फेफड़े में पहुंच जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का आदान प्रदान यहाँ होता है, एक्सचेंज होता है, कार्बन एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। यहाँ शुद्ध रक्त जो है जिसे हम ऑक्सीजन समृद्ध बोलते हैं फिर फुसफुसी शिरा से होकर बाह्यालिंद में पहुंचता है। परिसंचरण का यह चक्र या हिस्सा फुसफुसीय परिसंचरण कहलाता है। अब है बच्चा हमारा दूसरा क्या है बच्चों, दैहिक परिसंचरण। ऑक्सीजन समृद्ध रक्त बाह्य आलिंद से बाह्य निलय में प्रवेश करता है जिसे महाधमनी में पंप कर दिया जाता है और वह धमनियों एक शिराओं से होकर शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। ऑक्सीजन रहित रक्त के भिन्न अंगों से ऊर्ध्ववर्ती एवं अधोवर्ती 2 शिराएं द्वारा महाशिरा में एकत्रित होता है जो दाएं आलिंद में आकर खुलता है। परिसंचरण का यह चक्र, यह हिस्सा दैहिक परिसंचरण कहलाता है। बच्चों ये आप देख सकते हैं, ये जो साइकिल दिया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम का, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए फेफड़ों में गैस विनिमय। अभी क्या हो रहा है, यहाँ हमारे जो ब्लड है ये कैसे है, ये ऑक्सीजनेटेड है, इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन है। सांस ली, फेफड़ों में आई, फेफड़ों से सटे ये आप देख सकते हैं शिराएं हैं उसमें गई, ये आपकी पल्मोनरी है, ठीक है, फुसफुसी शिरा है। उसके बाद ये आती है आपकी बाह्य आलिंद में, फिर बाह्य निलय में। उसके बाद आप देख सकते हैं ये ह्यूमन बॉडी के सेल्स में जाती है ऑक्सीजन रहित, कार्बन डाइऑक्साइड रहित, ठीक है। अब यहाँ से जितनी भी गंदगी होती है, जितनी भी CO2 होती है, वो फिर से वापस आता है दायानिलय, दायालिंद में होता है, फिर फुसफुसी धमनी से होकर वापस वो लंग्स के थ्रू, नोज के थ्रू हम वापस
रिलीज कर देते हैं और ये प्रक्रिया जो है वो सर्कुलेट होती रहती है। ये प्रोसेस क्या है, ये सर्कुलेट हो रहा है, इसीलिए हम इसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अंतर क्या है धमनी शिरा में, चलिए पढ़ते हैं। धमनी ये त्वचा के नीचे गहरे स्थान से गुजरती है एवं इनमें रक्त उच्च दबाव के साथ रहता है। ये त्वचा के ठीक नीचे स्थान का पार्श्व भागों से गुजरती है तथा इनमें रक्त बिना दबाव के बहता है। ये मांसल एवं मोटी भित्तियों की बनी होती है, ये कम मांसल एवं पतली भित्तियों की बनी होती है। इसमें कपाट नहीं होती है और इसमें नियमित अंतराल पर कपाट लगी होती है। फुसफुसीय धमनी को छोड़कर जो सभी धमनियां हैं वो क्या है, वो ऑक्सीजन रिच है, ऑक्सीजन युक्त है। रक्त को हृदय से लेकर विभिन्न अंगों तक पहुंचती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ एक धमनी को छोड़ के, कौन सी, फुसफुसीय धमनी को छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ के जितनी भी सारी आर्टरीज हैं वो क्या है, वो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो हृदय से लेके सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। इसी के अपोजिट बच्चों क्या है, ये फुसफुसीय शिरा है। फुसफुसीय शिरा को छोड़कर सभी जो शिराएं हैं, ठीक है, शिरा क्या है, बेसिकली शिराएं जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करती है, लेकिन फुसफुसीय यानी पल्मोनरी वेन्स को छोड़कर जितनी भी सारी वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स को छोड़ के जितनी भी सारी वेन्स है वो क्या करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करती है जो हमारी बॉडी से निकलता है, उसको फिर से वो क्या करती है, रक्त को विभिन्न अंगों से लेकर हृदय तक पहुंचाती है। फिर लंग्स के थ्रू हम नाक से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल कर देते हैं। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, हृदय रक्त को पंप करके हमारी धमनियों में उच्च दाब उत्पन्न करता है, जिसे हम दाब कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और यह तब बढ़ जाता है जब किसी काम को करने पर हमारा हृदय स्पंदन तीव्र हो जाता है और यह धमनियां सक्रिय हो जाती हैं। स्थिर उच्च रक्तचाप हानिकारक होता है या हृदय पर एक तनाव या खिंचाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण अधिक कार्य करना पड़ता है और इसके कारण जो धमनी है वो फट भी सकती है। यदि ऐसा मस्तिष्क में होता है तो इसके रक्तघात या पक्षघात हो सकता है और रक्तघात से किसी व्यक्ति का कोई अंग या भाग आंशिक रूप से बेकार हो जाता है, वो मनुष्य पैरालाइज हो जाता है। गंभीर स्थिति में इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। अब हम बच्चों पढ़ेंगे, अभी हमने क्या पढ़ा, मनुष्य में पढ़ा कि कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कैसे वो एनर्जी सर्कुलेट होती है। अब हम पादपों में पढ़ेंगे। पादपों में जल एवं भोज्य पदार्थ का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड सब्सटेंसेस इन प्लांट। पादपों में जंतु के जैसे ही परिवहन तंत्र होता है, इसमें भी ऐसे कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है। पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में भी शिराएं होती हैं। प्रत्येक शिरा जाइलम एवं फोलम से बनी होती है, ठीक है। अभी हमने हार्ट में पढ़ा, हमने आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ा, शिराएं धमनियों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, पेड़ों में क्या होता है, पादपों में क्या होता है बच्चों, जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। प्रत्येक शिरा जो है वो जाइलम और फ्लोएम की बनी होती है जो पौधों में पदार्थों का परिवहन करती है। यह वहनियां वहनी गुच्छ में पाई जाती हैं और एक पादप शरीर में कई वहनी गुच्छ उपस्थित रहते हैं। पौधों में परिवहन भी एक द्विविधि क्रिया है। जाइलम वहनी जल एवं खनिज लवण को मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाती है तथा फ्लोएम जो क्या करती है, फ्लोएम वहनी विलय रूप से तैयार भोजन को पत्तियों से लेकर जड़ समेत पौधों के अन्य सभी भागों में पहुंचाती है। ये आप देख सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम का कार्य मेंशन किया गया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, जाइलम केवल एक दिशा में, जल एवं खनिज कोशिकाओं के मध्य कोई अंतराल नहीं, लिग्निन के मध्य मोटी वॉल। देन फ्लोएम में क्या है, दो दिशा में प्रवाह, जल एवं भोजन। और हियर वी हैव सेल। गतिविधि दी गई है बच्चों, पौधों के तनों में जल का परिवहन ज्ञात करना, ठीक है। तो इस गतिविधि को आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से आप इसका एक्सपेरिमेंट करिएगा। अब हम पढ़ेंगे उत्सर्जन एमिशन के बारे में। शरीर में जैविक गतिविधियों के समय जैसे कोशिकाएं श्वसन में कई रासायनिक अभिक्रिया होती है, बहुत सारे केमिकल फॉर्मुलेशन होते हैं। इन्हें जैव प्रकर्म या उपाचय कहा जाता है। ये रासायनिक अभिक्रियाएं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, लवण, यूरिया एवं यूरिक अम्ल जैसे व्यर्थ उत्पाद उत्पन्न करती हैं। और यदि इन उत्पादों को शरीर के अंदर रहने दिया जाए तो ये जो शरीर है ये इसमें
बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। भाग्यवश प्रत्येक जीव में स्वतः एक यंत्रिकी उपस्थित है जिससे इन व्यर्थ उत्पादकों का निष्कासन होता है और व्यर्थ उत्पादों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, प्लांट्स में कैसे होता है, कुछ ऐसे हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं बच्चों जो हम बॉडी के अंदर नहीं कंटेन कर सकते, उसका समय समय पे बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। अब हम प्लांट्स में पढ़ते हैं कि उसमें एमिशन कैसे होता है, पदार्थों में उत्सर्जन हेतु, अरे सॉरी, हाँ, पादपों में उत्सर्जन हेतु कोई विशेष अंग मौजूद नहीं है। ठीक है, प्लांट में कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में क्या है, ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारी बॉडी में किडनी है जिसके थ्रू हम वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकालते हैं, लेकिन प्लांट में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है। श्वसन से बना व्यर्थ उत्पाद अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आंशिक रूप से प्रकाश संश्लेषण में हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग स्टोमेटा एवं लेटेंसेल्स रंध्रों से होकर बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। जल का वाष्पन पत्तियों की सतहों से हो जाता है जिसे पसीजना या जलोत्सर्जन कहा जाता है। और अन्य व्यर्थ उत्पाद क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील यौगिक के रूप में बदल जाते हैं। ये कोशिकाओं में ही विद्यमान रहते हैं, ये सेल में ही रहते हैं। जब मृत पत्तियां, फलों या अन्य कोई भाग पेड़ से झड़ते हैं तो उनके साथ व्यर्थ उत्पाद भी गिर जाते हैं। कई पुराने पेड़ अपने विषाक्त पदार्थों को गोंद, रेजिन, शीट या वनस्पतिक दूध के रूप में बाहर करते हैं। वास्तव में हम इन्हीं उत्सर्जित पदार्थों का उपयोग किसमें करते हैं, उपयोग रंग, वार्निश, रबड़ या गेंद या अन्य चिपकने वाले द्रव्य बनाने में करते हैं। एक कोशिकाएं जीवों में उत्सर्जन अमीबा, पैरामीशियम, स्पंजी तथा हाइड्रा जैसे साधारण जीवों में अधिकांश उपपाच्य पदार्थ की निकासी अनेक शरीर की सतह से विसरण की क्रिया द्वारा हो जाती है। उनमें उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि जो ये सारे आपके उत्सर्जन होते हैं अमीबा, पैरामीशियम और स्पंजी में, तो ये बॉडी के थ्रू ही होते हैं, तो एमिशन भी इनमें बॉडी के थ्रू ही होता है। अब बच्चों हम ह्यूमन में पढ़ेंगे मनुष्य के उत्सर्जन एक्सक्रीशन, मनुष्य में उत्सर्जन एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्य अपने शरीर के व्यर्थ पदार्थों का परित्याग 4 तरीके से करता है। कौन कौन से तरीके से करता है, अपशिष्ट या मल द्वारा। मानव शरीर पाचन के पश्चात अपना अपचित ठोस भोज अपशिष्ट मल के रूप में मल द्वार से परित्याग करता है। गुर्दों द्वारा हमारे शरीर में कई नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे यूरिया एवं यूरिक अम्ल भी बनता है जिसका समुचित रूप से निष्कासन बहुत ज्यादा जरूरी है। शरीर से इसका उत्सर्जन एक हल्के पीले द्रव के रूप में होता है जिसे मूत्र कहा जाता है। थर्ड वी हैव पसीने के रूप में, तो हम सबको स्वेट होता है। लवण एवं जल की अतिरिक्त मात्रा त्वचा के नीचे उपस्थित श्वेत ग्रंथियों द्वारा पसीने के रूप में शरीर से बाहर हो जाती है। नेक्स्ट भी है वायु द्वारा श्वसन के दौरान बनी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल सांस में छोड़ी गई हवा के साथ निकल जाती है। तो ये 4 ऐसे तरीके हैं जिससे ह्यूमन जो है अपने शरीर में जो अनवांटेड चीज होती है, जो अनवांटेड पदार्थ होते हैं, उनका क्या करती है, उनका एक्सक्रीशन करती है, उनको बाहर निकालती है। ठीक है, मनुष्य सबसे पहला क्या है बच्चों, हम वॉशरूम जाते हैं, हम बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट करते हैं, पॉटी करते हैं, तो ये 2 तरीका है जिससे एक्सक्रीट होता है। और बाकी 2 तरीके क्या है, जो हमारा स्वेटिंग होती है, जो हमें पसीना होता है, वो भी इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ एक्सक्रीशन। और उसके बाद वायु द्वारा जो हम अभी हमने पढ़ा कि कैसे श्वास जब हम निकालते हैं तो उसके साथ ही साथ जब हम एक्सहेल करते हैं तो CO2 जो है वो भी हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये 4 ऐसे तरीके हैं जिनसे जो व्यर्थ पदार्थ है जो हमारी बॉडी में आवश्यक नहीं है उनका हम परित्याग कर देते हैं। मनुष्य का मूत्र तंत्र, अब हम ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे। मनुष्य का मूत्र तंत्र, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। मूत्र तंत्र संपूर्ण शरीर से जल एवं व्यर्थ उत्पादों को एकत्र करता है तथा मूल के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। मनुष्य में पाए जाने वाले मूत्र तंत्र में निम्नलिखित अंग प्रमुख है। ठीक है बच्चों, आप सभी को पता है हम सुबह उठते हैं
तो हम पॉटी जाते हैं तो उसके थ्रू हमारी बॉडी से जो गंदगी है वो रिलीज होती है, और हम पानी भी पीते हैं, बहुत सारे ऐसे खाने खाते हैं जिसमें लिक्विड इन्वॉल्व होता है, तो हमें टाइम टू टाइम हमें टॉयलेट भी आती है, तो उसके थ्रू भी क्या होता है, हमारी बॉडी से जो वाटर है, जो अनवांटेड वाटर है, जो डर्टी वाटर है, वो भी रिलीज होता है। ठीक है, सबसे पहले हम यूरिनरी सिस्टम, मूत्र तंत्र के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले गुर्दा। हमारे शरीर में 2 गुर्दे होते हैं, जिसमें से एक तो मेरुदंड के दोनों तरफ पेट के अंदर स्थित होते हैं। ये आप देख सकते हैं मनुष्य का मूत्र तंत्र, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। प्रत्येक गुर्दा जो है सेम के बीज के आकार में ईंट के रंग का होता है, और प्रत्येक गुर्दे में नलियों की अनेक कुंडली रहती है, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। ये रक्त से व्यर्थ पदार्थों को छानकर अलग कर देते हैं। साफ रक्त जो है वो वापस, जो हमारे प्योर ब्लड होते हैं वो वापस बॉडी में चले जाते हैं, और जो ब्लड में डर्टी पानी होता है वो फिल्टर हो जाता है, और ये नलिकाएं आपस में जुड़कर बड़ी नली बन जाती हैं, जो पुनः संयुक्त होकर मूत्रवाहिनी का रूप धारण करती हैं तथा यह मूत्राशय में आकर खुलती हैं। व्यर्थ पदार्थ इससे होकर मूत्र के रूप में मूत्राशय में एकत्रित होते हैं, और मूत्रवाहिनी पतली भित्ति वाली 2 मूत्र संग्रहण नालिकाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक एक गुर्दे से निकलती है तथा 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। वे नीचे की ओर लटककर मूत्राशय में खुलती है। ये आप देख सकते हैं बच्चों। ये क्या है? ये महाधमनी है, ये हमारे गुर्दे है। ठीक है, ये मूत्रवाहिनी है, और ये मूत्राशय है, और ये मूत्र मार्ग है। सेकेंड पॉइंट इज मूत्राशय। ठीक है, यहाँ क्या है, एक थैलीनुमा संरचना है, जिसमें मूत्र जो है एकत्रित होता है, और इसका आकार एवं स्थिति इसमें एकत्रित मूत्र की मात्रा के अनुसार बदलता रहता है। थर्ड, मूत्रद्वार। मूत्रद्वार एक वाहिक है जो अंतिम रूप से मूत्र का शरीर से बाहर परित्याग करता है। दूसरा तत्व क्या है? गुर्दे का एक स्वस्थ युग्म प्रतिदिन 135 से 150 लीटर तक तरल छानता है। मूत्र क्या है बच्चों? हम सभी को पता है, इट इज अ वेरी कॉमन थिंग कि मूत्र एक हल्के पीले रंग का द्रव्य है। इसमें करीब 95% जल है, 2% यूरिया है एंड 0.5% यूरिक अम्ल है तथा 1.6% लवण है एवं खनिज विद्यमान रहते हैं। और एक मनुष्य प्रतिदिन में और औसतन 1.5 से 2.5 लीटर 1.5 से 2.5 लीटर तक मूत्र का परित्याग करता है। मूत्र में साधारणतः ग्लूकोज नहीं पाया जाता है। मूत्र में इसकी उपस्थिति यह व्यक्त करती है कि वह व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित हो सकता है। मूत्र में इसकी उपस्थिति की जांच बेनेडिक्ट विलियन द्वारा करके यह स्पष्ट किया जा सकता है कि वह व्यक्ति मधुमेह रोगी है या नहीं, यानी शुगर का रोगी है या नहीं। ठीक है, ये गतिविधि दी गई है मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति की जांच करना। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। आपका पार्ट यही समाप्त होता है। इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा? सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा कि कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने अंग जो है वो उपस्थित है, कैसे हमारा जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। उसके बाद शरीर से जितनी गंदगी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाती है और CO2 के फॉर्म में हम बॉडी से रिलीज कर देते हैं। और उसके बाद हमने एक्सक्रीट सिस्टम के बारे में पढ़ा कि हमारी बॉडी में जो अनवांटेड चीज है उसे हम कैसे रिलीज करते हैं। आपका पाठ यही समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।